इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्नेमदेवतां वाच ममृतामात्मनः कला। साथियों, आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हमारी प्राचीन परंपरा है माँ सरस्वती को प्रणाम करना, दीप प्रज्वलित करना, मंगलाचरण करना। तो मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए अपने ही महाविद्यालय के विद्यार्थी जगदीश पंत एवं उत्सव बुंदेला को आमंत्रित करता हूँ। आप दोनों प्यारे बच्चे आएं और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। अथ स्वस्ति वाचनम् हरेः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदशवा मरुतः पृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदते खुजगमायः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। अब मैं अपने माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को अग्रसारित करें। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी। देखिए, आप एक उच्च कोटि के चिंतक हैं और नाट्यकर्मी हैं। साथियों, मैं बताऊं कि आप BBC लंदन में हिंदी विभाग के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मंच पे संस्कृत के विशिष्ट दो विद्वान बैठे हैं, आदरणीय प्रोफेसर तिवारी जी और प्रोफेसर अंजू सेठ जी, आदरणीय प्रोफेसर अंजू सेठ जी, जो विशेष रूप से संस्कृत के विशेषज्ञ हैं। इस विषय में आपने डिग्री हासिल की है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आप आदरणीय भार्गव जी, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के साथ इन्होंने कार्य किया हुआ है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर। आज के टाइम में मैं व्यक्तिगत रूप से भी सर को जानता हूं, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को। संस्कृत के उन गिने चुने लोगों में हैं जो संस्कृत की विविध विधाओं के साथ साथ नाट्यशास्त्र के विशिष्ट विद्वान हैं। तो आप उनके साथ अध्ययन आपने किया हुआ है, ये हमारे लिए और गौरव की बात बन जाती है। इसके शिष्य रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आपने
मलयाली नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो संस्कृत के शोधार्थी यहाँ बैठे हैं, जो इसी लालच में आए हैं कि आज उनको नाट्यशास्त्र पर सुनने को मिलेगा आपके मुखारविंद से, सौंदर्य शास्त्र पर सुनने को मौका मिलेगा, उनको मैं बताऊं बच्चों कि आपने भास के 2 प्रमुख नाटक प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्तम का अनुवाद किया हुआ है। एक बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारी बातें हैं, बीच बीच में और लोग बताएंगे, अरविंद जी विशेष करके बताएंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा संयुक्त कार्यक्रम है। सत्यवती महाविद्यालय IQAC और आपकी जो संस्था है LNJP फाउंडेशन, दोनों ने मिलकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो मैं ऐसे ऋषितुल्य आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी का अभिनंदन करता हूं। और इस क्रम में मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर अंजू सेठ, चेयरमैन साहब श्री DS तिवारी जी और अवधेश जी और रत्नेश जी, आए रत्नेश जी, चारों से निवेदन करता हूं कि आप जो हमारे पास फूल पत्र है उससे आपका सम्मान करें। ऐसे रखें। विशेष रूप से इस पुष्प को मैं उस कार्य के लिए अपनी प्राचार्य प्रोफेसर अंजू सेठ जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और स्वागत भाषण से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। आज सत्यवती परिवार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूं। IQAC सत्यवती कॉलेज और लोकनायक जयप्रकाश संस्थान आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा उनके तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज की इस संगोष्ठी में मैं यहाँ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ भारत रत्न भार्गव जी आपका, कि आप जैसी विभूति हमारे महाविद्यालय में पधार कर हमें कृतार्थ कर रही है, तो आपका विशिष्ट धन्यवाद और विशिष्ट स्वागत। अनूप लाथेर जी, किन शब्दों में कहूँ कि आपका आना सत्यवती परिवार में एक नई योजना, एक नया आयाम और एक नया उत्साह हमें प्रदान कर रहा है। इसके लिए आपका विशिष्ट स्वागत और विशिष्ट धन्यवाद। और हम सबके मार्गदर्शक, सर्वदा हमारा सहयोग देने वाले, हर समय हमारे साथ रहने वाले, और मैं यहाँ तो यूँ कहूँ जिनकी आशीर्वादात्मक छाया हमारे सर पर हमेशा रहती है, प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम यह कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, आपका स्वागत IQAC के द्वारा ये प्रोग्राम करने के लिए। अरविंद जी, आपका विशिष्ट अभिनंदन और स्वागत इस प्रोग्राम की रूपरेखा और प्रारूप लाने के लिए। साधना जी, विशिष्ट परिश्रम करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का, छात्र वर्ग का, अध्यापक वृंद का, सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज उसी सौंदर्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र रूपी ज्ञान यज्ञ में आज हम यहाँ उपस्थित होने यहाँ आए हैं, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति तब होगी जब इन सभी विद्वानों के सुवचनों से हम अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो सौंदर्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र वे तत्व और वे विधाएं हैं जो मानवीय अनुभूति, मानवीय सुख और मानवीय चेतना के प्रतीक है। इसीलिए मैंने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु चित्ते रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यह वह चेतना है, ये वह अनुभूति है, चाहे वो नाट्यशास्त्र के रूप में हो या सौंदर्य शास्त्र के रूप में हो, कि जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है
जब हम सौंदर्य शास्त्र की अनुभूति नहीं करते। यदि हम मानव हैं, मानवीय संवेदनाओं से युक्त हैं, तो प्रत्येक पल पर हमें सौंदर्य शास्त्र की अनुभूति होती है। चाहे हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कविता कर रहे हैं, हम वास्तु से जुड़े हैं, हम कला से जुड़े हैं या हम नाट्य से जुड़े हैं, प्रत्येक क्षण में हमें उस रूप की अनुभूति होती है। और अभी अजय जी ने शब्द की बात की, तो शाब्दिक स्वागत तो कर ही रही हूँ सर, आत्मिक स्वागत भी कर रही हूँ, क्योंकि शब्द व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, वह तो अनादि है, अनंत है, और अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, भर्तृहरि की उक्ति को यहाँ लाने में बहुत गर्व का अनुभव कर रही हूँ। वह तो अनंत है, अनादि है और सर्वथा विद्यमान रहता है, और उसी अनंत अनादि तत्व का अवलोकन करने के लिए, उस यज्ञ में अपनी आप को समर्पित करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अंजू सेठ जी, आपके स्वागत भाषण, आपके भाषण से सभी अनुग्रहित हुए, और इसके बाद अरविंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अरविंद ओझा जी, जो इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बड़ी तन्मयता से भारतीय संस्कृति, भारतीय कला को बढ़ाने में तत्पर हैं, और बड़ी इनकी योजनाएं हैं। ये संस्था देश में कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहती है। तो इस पर कम शब्दों में लेकिन सारगर्भित शब्दों में अरविंद जी हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले आज के इस विशेष आयोजन में मुख्य वक्ता श्री भारत रत्न भार्गव जी, मुख्य अतिथि श्री अनूप लाठर जी, और इस प्रोग्राम के अध्यक्ष चेयरपर्सन प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल अंजू सेठ जी और डॉक्टर अजय कुमार झा जी के साथ यहाँ उपस्थित जितने भी विशिष्ट अतिथिगण हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो यह विशेष आयोजन है, इसके पीछे हम लोगों ने बहुत विचार किया। जैसा सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी संस्था का एक संक्षिप्त परिचय आप सबको दे दूँ। लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान एक नवनिर्मित संस्था है, जो पिछले 3-4 सालों से कला संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत है। अपने बारे में बताऊं तो मूलतः मैं एक चित्रकार हूं। कला के अनेक प्रसंगों से जुड़ा रहा मैं, साहित्य, सिनेमा, चित्रकला और अन्य विधाओं से किसी न किसी रूप में मेरा सरोकार रहा है। और एक लंबे कॉर्पोरेट व्यवसायिक करियर के बाद मैंने ये तय किया कि जो सांस्कृतिक पक्ष है जीवन का, उसको लेकर ये ऐसा समय है जहाँ पे जो युवा वर्ग है, जो भी जो विचार को केंद्र में रहकर जीवन को जीने का जो क्रम युवा अपने जीवन में लाना चाहता है, उसके लिए जो जीवन का सांस्कृतिक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये सारे ही जो विचार थे किसी समय में मेरे मनस पे काफ़ी प्रभाव छोड़े, और मैंने अपने आने वाले जो समय है उसमें मैंने ये तय किया कि अपने कला कर्म के साथ साथ, अपने लेखन कर्म के साथ साथ मैं जो सांस्कृतिक पक्ष है जीवन का, राष्ट्र का, मैं उसके प्रति स्वयं को समर्पित करूंगा। और लोकनायक जयप्रकाश इसलिए क्योंकि निकटतम अतीत में जो आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित रहा है, और जिसका जो वैचारिक जो परिधि है, जो जिन्होंने सप्त क्रांति जैसे महत्वपूर्ण जो विचार है उसको उन्होंने स्थापित किया, और राजनीतिक संदर्भ में भी उन्होंने अध्यात्म, कला, संस्कृति, शिक्षा, अर्थ, अनेक जो आयाम है जीवन के, उनको उन्होंने रेखांकित किया। तो मुझे लगा कि जो निकटतम अतीत में जो एक महत्वपूर्ण आदर्श हो सकते हैं युवाओं के लिए, और जिनकी जो जीवनचर्या रही है, जो उनका विचारधारा रहा है, वो बहुत ही आदर्शोन्मुख रहा है, यथार्थोन्मुख रहा है, और उनको केंद्र में रहकर अगर हम लोग अपने कर्म को एक सही दिशा दें, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में हम अपने सारे ही विचार और भाव जो अभिव्यक्ति है उसमें सार्थकता को उपलब्ध कर सकते हैं। हमारी जो संस्था है वो सांस्कृतिक मूल्य नव रचनात्मक जो दृष्टि है उसके प्रति समर्पित है।
शिक्षा के साथ साथ अनेक ऐसे उपक्रम हैं जिसमें सेमिनार है, अलग अलग संवाद है। आने वाले समय में हम लोग आर्ट कैंप और अनेक जो सांस्कृतिक जो पहल है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग प्रयासरत है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के साथ मिलकर भी और अनेक स्वतंत्र रूप से भी हम लोग आयोजन करें और हम सीधे सीधे युवाओं से संवाद स्थापित करें ताकि जो बात हम कहना चाहते हैं हम उन तक सीधे सीधे पहुंचा पाए। आज का जो विषय है सौंदर्य बोध, भारतीय सौंदर्य बोध और नाट्य शास्त्र। अगर मैं कहूँ तो एक तरह से औपचारिकता है कि मुझे इस विषय पे एक प्रस्तावना रखने की भूमिका में यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं औपचारिकता से अलग थोड़ा अनौपचारिक होकर मैं इस विषय को थोड़ा सा एक संदर्भ देना चाहता हूँ ताकि हमें ये समझ में आए कि जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और जो हमारे मुख्य जो वक्ता हैं, इतने लंबे और एक महत्वपूर्ण जो कलात्मक और रचनात्मक यात्रा करने के बाद हम लोगों की मतलब ये खुशकिस्मती है कि हम लोगों को आज इनको सुनने का मौका मिलेगा। छोटे छोटे समय अंतरालों में मैंने बहुत बार मैं बैठा हूँ सर के साथ और मैंने सुना है, लेकिन मुझे लगा कि वो जो विचार है, वो जो यात्रा का अनुभव है, अगर हम सब इस सभागार में अनेक वरिष्ठ कलाकार बैठे हुए हैं, कला समीक्षक बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हिंदी सिनेमा से आए हुए फिल्मकार बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय सौंदर्य बोध को अकादमिकता से अलग, अकादमिक पक्ष से तो हम लोग परिचित हैं कि नाट्य शास्त्र क्या है, सौंदर्य बोध क्या है, किसी न किसी रूप में सबको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो अवधारणा है सौंदर्य बोध की वो काफ़ी नहीं है समझ के स्तर पे। सौंदर्य क्यों महत्वपूर्ण है जीवन में, इसको समझना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जितनी भी मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं, रचनात्मक जो भी व्यक्ति है, उसका जो अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम बिंदु है, वो सौंदर्य ही है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम रच रहे हैं, उसकी अंतिम परिणति सौंदर्य के बिंदु पर ही घटित होती है। सौंदर्य एक ऐसा बड़ा और व्यापक परिधि है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। हमारा अस्तित्व जो है, अस्तित्वमान है, वो सौंदर्य की परिधि में ही है। एक ऐसे समय में जब हमारा परिवेश, हमारी जीवन के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, हमारे जो मनोवैज्ञानिक जो द्वंद्व हैं, उसमें असुंदरता घटित हो रही हो, तब सौंदर्य को विमर्श में लाना, सौंदर्य बोध को समझने की पहल करना, मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अकादमिक तौर पे अगर मैं बोलूँ तो सौंदर्य की जो परिभाषा प्लेटो ने रखी, जो अरिस्टोटल ने रखी, जो कांट ने रखी, जो हेगल ने रखी, वैश्विक स्तर पे हमारे यहाँ उपनिषद में हम जब जाते हैं, पुराण में जाते हैं, नाट्य शास्त्र तक आते आते जो सौंदर्य बोध की जो आध्यात्मिक जो अवधारणा है, वो कैसे मनुष्य के मन और मनोविज्ञान तक यात्रा करती है, वो अपने आप में सुना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अभी 2 दिन पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान में बतौर मुख्य वक्ता में गया था विश्व पर्यावरण दिवस पर बोलने के लिए, और मैंने पर्यावरण संकट पे अपने कुछ विचार रखे, लेकिन विचार रखते रखते मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई और मुझे लगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ पर्यावरण संकट पे, उस पूरे संदर्भ में खुद अपने को अप्रासंगिक महसूस करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि जिस सौंदर्य, आधुनिक सौंदर्य की अवधारणा को हम लोग जी रहे हैं, आधुनिक सौंदर्य की अवधारणा क्या है? हम एक ऐसे समय में हैं जब कृत्रिम जो बौद्धिकता है वो धीरे धीरे जीवन के केंद्र में अपनी जगह बनाती जा रही है। मनुष्य की जो दृष्टि है, जो संवेदना है, उसके जो जीवन मूल्य है, नैतिक दृष्टि है, उस सब का एक विस्थापन जो है सुनिश्चित हो रहा है किसी न किसी तरीके से, और किसी न किसी तरीके से जो यांत्रिकता है जीवन की, वो हमें धीरे धीरे रिप्लेस करने की तैयारी में बैठा हुआ है। कृत्रिम बौद्धिकता के परिवेश में हम लोग अपने सारे सृजन को एक दिशा, एक सार्थक दृष्टि देने की हम पहल कर रहे हैं। हम आधुनिक सौंदर्य को कैसे समझते हैं? मुझे लगता है कि जो आर्थिक संपन्नता है, जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और मैं आधुनिक सौंदर्य की अवधारणा को बहुत छोटे शब्दों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबके सामने कि हम सौंदर्य को समझे क्यों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हम लोग जब 1 घंटे के इस वक्तव्य को सुने तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। क्या सौंदर्य बोध की जब हम बात करते हैं तो सारे सौंदर्य बोध की जो अवधारणा है वो नाट्य शास्त्र की ही परिधि में हम सोचे, समझे और विचारें, या हमें लगता है कि नाट्य शास्त्र बस एक जीवन का ऐसा संदर्भ है, ज्ञान का ऐसा संदर्भ है जो एक स्रोत के स्तर पे, एक रेफरेंस के स्तर पे हम उसे यूज कर सकते हैं,
समय की जो गति होती है, टाइम स्पेस के अनुसार जितने भी मूल्य हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, अर्थ है विषय के, वो अपना रूप बदलते रहते हैं। आज 2000, 3000, 4000 सालों की यात्रा करके हम लोग जिस पड़ाव पर बैठे हैं, वहाँ पर हम सौंदर्य बोध को कैसे हम जी रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आर्थिक संपन्नता है और जो अतिरिक्त उत्पादन है, जिस लग्जरी में हम जाना चाह रहे हैं, जिन लग्जरी के कारण पर्यावरण संकट है, मैं सीधे सीधे मैंने ये समझा कि किसी न किसी रूप में अगर सौंदर्य के बृहत रूप को हम छोड़ दें और उसके जो आधुनिक जो स्वरूप है सिर्फ उसको हम लें, तो मुझे लगता है कि जो सौंदर्य की जो अवधारणा है आज के आधुनिक समाज में, वो कहीं ना कहीं मनुष्यता के लिए, पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर प्रश्न भी है। हमें इसको भी रेखांकित करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सौंदर्य जो बोध है, जो उसकी जो अवधारणा है कि सौंदर्य व्यक्तिनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है, इस पर एक लंबा विमर्श चला है हजारों सालों तक। यही चित्रकला और कला के अनेक माध्यम है जिसमें हम अमूर्तता और मूर्तता का जो एक द्वंद्व चलता है कि मूर्त कितना विशिष्ट है, अमूर्तता कितना विशिष्ट है। अध्यात्म भी जाते हैं तो हम निराकार और साकार ब्रह्म की अवधारणा को हम देखते हैं। तो ये जो वैचारिक जो द्वंद्व है, ये कहीं न कहीं सौंदर्य बोध पे ही इनकी अंतिम परिणति होती है। लेकिन ये जो द्वंद्व है वो अपने परिवेश में, अपनी अंतर यात्रा में किन मूल्यों का सृजन करते हैं, किन संस्कारों को जन्म देते हैं, उनको हमें ठीक ठीक से समझने की जरूरत है। और मुझे ये भी लगता है कि आज का जो संवाद है, अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ कि भार्गव सर के सामने में एक दो प्रश्न रखूँ ताकि वो अपने वक्तव्य में इसे समाहित करें। वो 2-3 प्रश्न मेरे सिर्फ ये हैं कि जो सौंदर्य का जो एक आधुनिक जो विचार है, उससे इतर और जो एकात्मिक जो अवधारणा है सौंदर्य बोध की और जो नाट्यशास्त्र की, उसके इतर सौंदर्य बोध को वैश्विक स्तर पे, समष्टिगत रूप से और कल्याण की भावना के स्तर पे हम उसे कैसे अनुभव करें, हम अपने जीवन शैली में, हम अपने कलाकर्म में, हम अपने रचनात्मकता में उसे कैसे समझें, कैसे जगह दें। नृत्य, संगीत, चित्र और अन्य जो विधाएं हैं जिसको अपने संवाद में, अपनी अभिव्यक्ति में नाट्यशास्त्र संबोधित करता है, क्या उससे इतर भी सौंदर्य बोध की एक व्यापक जो अवधारणा है उसको हम लोग लेकर चल सकते हैं। सौंदर्य बोध की जो व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ जो अवधारणा है, उससे अलग सौंदर्य बोध के और क्या क्या आयाम हो सकते हैं। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सौंदर्य बोध और नाट्यशास्त्र, जब मैंने ये टॉपिक सर को सुझाया था तो सर ने कहा नहीं, सौंदर्य बोध आप पहले कीजिए क्योंकि सौंदर्य बोध एक व्यापक अवधारणा है। उसके बाद हम नाट्यशास्त्र एक ऐसा आयाम है ज्ञान का जिसको हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सिर्फ ये न समझे कि हम सिर्फ एक विषय प्रवेश कर रहे हैं, सौंदर्य बोध जैसे आम सेमिनार होते हैं कि हम सौंदर्य बोध पर मैं बिल्कुल उस पक्ष में नहीं होता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने भी संवाद करें उसके प्रति हम संवेदनशील हों, हम उस विषय को ठीक से समझें कि सौंदर्य की प्रासंगिकता है भी कि नहीं है। जिस सौंदर्य को हम लेकर चल रहे हैं, क्या असुंदरता से भी जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति संभव है? अगर आपको लगता है तो आप खुले तरीके से अपने प्रश्न को भी रख सकते हैं। सुंदरता क्या है, असुंदरता क्या है, जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, ये तमाम चीज़ों को लेकर भरत मुनि नाट्यशास्त्र में भाव और विचार के तत्वों को वर्णित करते हुए कहते हैं कि जहाँ तक हमारा हाथ जाता है वहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक हमारा मन जाता है, जहाँ तक हमारा मन जाता है वहाँ तक हमारा भाव जाता है, और जहाँ तक हमारे भाव जाते हैं वहाँ तक रस जाता है। तो जो भारतीय सौंदर्य बोध की जो अवधारणा है, जहाँ से रस मीमांसा की उत्पत्ति होती है, और हम देखते हैं कि जितने भी सौंदर्य शास्त्री हैं, चाहे भरत मुनि हैं, मम्मट है, आनंदवर्धन हैं, या अभिनव गुप्त है, या तमाम जितने भी राजशेखर, विश्वनाथ से लेकर जितने भी आप सब जानकार लोग हैं, और ये जितने भी तत्व हैं सौंदर्य के, है ना, रमणीयता, चारुता, रस, जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ हम पहले से अवगत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है, वो जो मुझे समझ में आया अपने अनुभव से, कि जो आध्यात्मिक पक्ष था सौंदर्य का, जो हमारे उपनिषद ने, दर्शन ने और पुराण ने जिसको ब्रह्म से जोड़कर देखा, जिसको जीवन के रहस्य और आत्मपरक बनाकर जिस विषय को वर्णित किया, भरत मुनि एक पहले ऐसे सौंदर्य शास्त्री होती हैं जिन्होंने उन सारे तत्व और उन दृष्टियों को मनुष्य के मन और मनोविज्ञान से जोड़कर उन्होंने देखा। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
निर्मल वर्मा एक जगह लिखते हैं और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है इससे कोट करना। वो कहते हैं कि हर एक सृजन का अपना कुरुक्षेत्र होता है और विचारों की जो विराट दो सेनाएं होती हैं उसके मध्य जो स्थान होता है उसमें हम यथार्थ, भ्रम और माया की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक से सृजन जो प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक से कला जो तत्व है वो ऐसे ही अस्तित्वमान बना रहेगा। कला में जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक जीवन का कोई भी जो प्रश्न है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आइए, मुझे लगता है कि आज का जो ये विषय है ये बहुत ही व्यापक विषय है और मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें इसलिए रखी ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो किन किन बिंदुओं को छूने जा रहे हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा वो विस्तार दें और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस विषय को हम पुनः आयोजित करेंगे, क्योंकि ये एक सेमिनार और एक संगोष्ठी का विषय नहीं है। ये एक ऐसी एक दृष्टि है जिसपे खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आप लोग जितना ठीक से इसको समझेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोग प्रश्न कर पाएंगे और जीवन के जो मूल्य जो प्रश्न हैं, मुझे तो लगता है कि सौंदर्य से ही जीवन की उत्पत्ति होती है और सौंदर्य में ही जीवन का विसर्जन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय अरविंद ओझा जी। आपने अपनी संस्था के बारे में तो बताया ही, अपने उद्देश्यों को भी बताया और साथ ही आज के इस व्याख्यान के लिए हम व्यग्र हैं सुनने के लिए अपने विशिष्ट विद्वानों को, उसकी पृष्ठभूमि भी आपने तैयार कर दी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समस्त प्रश्नों का बहुत ही सहज सरल शब्दों में हमें उत्तर मिल जाएगा। और इसके लिए मैं एक नाट्यकुलम संस्था है जिसमें दृष्टिबाधित लोगों को अभिनय सिखाया जाता है, नाट्यकुलम नाम की संस्था है और दृश्यबाधित लोगों को नाट्य कला सिखाया जाता है। समझिए कितना मुश्किल कार्य होगा। और उस संस्था के कुल गुरु हैं आप आदरणीय भार्गव साहब। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस कला को हमारे श्रोताओं को, हमारे मित्रों को, हमारे बच्चों को बताएं। आदरणीय भार्गव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनूप लाठर साहब, आदरणीय तिवारी जी, मैडम सेठी जी और अरविंद भाई, मित्रों, अरविंद जी ने बहुत सारी बातें भूमिका के तौर पे कह दी हैं। तो एक तरह से उन्होंने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है, लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने मेरा काम बहुत कठिन कर दिया है। आसान इसलिए कर दिया है कि सौंदर्य बोध, उसकी जो व्याख्या है, हम अगर अपने पुराने प्राचीन ग्रंथों में देखें तो अद्भुत है और उसकी तरफ उन्होंने न केवल इंगित किया लेकिन एक तरह से ज़मीन तैयार कर दी। और दूसरी तरफ ये कह दिया कि जो पुराणों में सौंदर्य बोध की बात है उसको रिपीट नहीं करना है, आप कुछ नई बात करिए। आपकी नई अवधारणा का अगर हैं तो वहां से शुरू कीजिए। अब मैं आपको इस चुनौती के लिए धन्यवाद दूं। बंधुओं, हम अरविंद जी की बात को सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में समझकर कुछ इस तरह से सौंदर्य बोध की बात करेंगे जिनके बारे में शायद हम जानते तो हैं लेकिन हमने गौर नहीं किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर संदर्भ है उषा का, सूर्य उग रहा है और उषा एक अद्भुत
नर्तकी या आभूषण ग्रहण करके इतनी सुंदर नारी की तरह से अवतरित हो रही है, उसमें वह सौंदर्य तो है ही, लेकिन उस सौंदर्य को ऋग्वेद में मंत्र की तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो ये सौंदर्य और ये मंत्र कितनी अद्भुत विलक्षण बात है। लेकिन ये बातें तो हम तिवारी जी यहाँ बैठे हैं और अनूप जी बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, जो इन्होंने तो पढ़ा होगा। हम इन बड़ी बातों को छोड़ते हैं और सामान्य सी बात लेते हैं। हमें सुंदर क्या लगता है, ये तो बहुत ही व्यक्तिगत बात है। मुझे कोई चीज, कोई रंग, कोई डिजाइन, कोई आकार, कोई व्यवहार अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। मेरी माँ बहुत कुरूप है, लेकिन उसका प्यार मुझे इतना सुंदर लगता है कि मैं उसे छोड़कर किसी सुंदरी का आंचल पकड़ करके क्योंकि ये सुंदर लग रही है, ये मेरी माँ हो जाए, मैं इसे माँ की तरह से प्यार करूं, ये तो संभव नहीं है। तो सौंदर्य की परिभाषा उस शिशु में बदल गई। वो जो सुंदर सारे संसार को लगता है, वो सुंदर नारी उसको सुंदर नहीं लग रही है, उसे अपनी माँ की ममता सुंदर लग रही है। दोस्तों, एक हम बगीचे में जाते हैं, फूल देखते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं, सबको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते हैं। उसकी चक्षु अगर नहीं है और अंतर्मन के चक्षु नहीं है तो बात जाने दीजिए, फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अब उस फूल को देखकर या उन फूलों को देखकर मेरे मन में आता है, अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं, इनको तोड़ लिया जाए और इसको माला गूंथ करके माला की तरह पहन लिया जाए। या इतने अच्छे सुंदर फूल हैं, मैं अपने कमरे में गुलदस्ते की तरह से सजाऊं तो मुझे तो सुख मिलेगा, दूसरे लोगों को भी मिलेगा। फिर किसी के मन में आता है, अरे इतने सुंदर और इतने अद्भुत पुष्प हैं, तो इन्हें अपने देवता के मंदिर में मूर्ति पर क्यों न चढ़ाऊं। और वो उन फूलों को की माला बना करके या फूलों को मंदिर में चढ़ाता है। या उस फूल को देखकर किसी के मन में एक और कल्पना आती है कि ये अद्भुत फूल, इसमें तो मुझे देवी अर्चना का आभास हो रहा है। मान लीजिए वो फूल कमल है, और वो कमल उसे इतना आकर्षित करता है कि वो कमल को तोड़ने की बजाय उसकी आराधना का प्रसंग बनाता है। और बंधुओं, ये कमल आराधना का विषय बन जाता है देवता के चरणों में। और जो कमल की विशेषताएं हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाती हैं, देव की आराधना से जुड़ जाती हैं। और उसका व्यापक रूप देखिए, हमारी संस्कृति में, हमारी आराधना के तत्व में वो कमल का फूल कहाँ है, कैसा है। हमारे भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और चौथी चीज पद्म, कमल। माँ सरस्वती विराजमान है किस पर? कमल पर, पद्मासन। लक्ष्मी कहाँ विराजमान है? कमल पर। और कमल एक ऐसी अद्भुत चीज हो जाती है जो हमारी पूरी संस्कृति पर छाई हुई है। आप कोई सा मंदिर देख लीजिए, कोई सा ऐसा
महत्वपूर्ण भवन देख लीजिए जहाँ आपको कमल की पुरानी बात, प्राचीन बात और आधुनिक में भी, अभी ये अपने पार्लियामेंट का भवन, उसमें देखिए, यानी कमल के बिना हमारा सौंदर्य बोध परिपूर्ण नहीं होता। हमारे सौंदर्य बोध का निकष बन गया है कमल, कोई पुष्प। बंधुओं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो व्यक्तिगत भाव है सुंदरता का, जो व्यष्टि है, वो जब समष्टि बनता है तो वो बोध बनता है, जातीयगत बोध बनता है। व्यक्ति से समाज का और समाज से उस परिवेश का, उस परिवेश से मानवता का संबंध जब जुड़ता है तो उसे, उसकी व्याख्याएं अनंत होती जाती हैं। वो मनुष्य के हृदय को, मन को, मस्तिष्क को, विवेक को और सबसे अधिक आत्मा को संतुष्ट करने वाली जो चीज़ है वो बन जाता है सौंदर्य। और फिर उसका शास्त्र, बड़ी विचित्र बात है, जो एक व्यक्ति को एहसास दिलाने वाली चीज़ है, तो उसका शास्त्र या उसका बोध, ऐसा व्यापक बोध, वो कैसे हो जाता है, वो हमारे धर्म और दर्शन का कैसे अंग बन जाता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, मैंने ये तो बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें हमारी थैंक यू। जो व्यष्टि से समष्टि तक जाने की बातें हैं, वो दर्शन तक पहुंचती है। ये दर्शन क्या है? दर्शन विजुअल देखना वो नहीं, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। फिलॉसफी, वो संस्कृति जो है उसका चरमोत्कर्ष, मनुष्य की साधना का जो उत्तम सार तत्व है वो संस्कृति है। और संस्कृति मनुष्य से वो जो अदृश्य आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं या ब्रह्म कहें या कुछ भी कहें, वहाँ तक की यात्रा को जोड़ने वाले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष हैं, सबसे ज़्यादा सार्वजनिक नहीं, सार्वभौमिक ही नहीं, पूरी वसुधा शताब्दियों से मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के मनुष्य के प्रलय तक जो शाश्वत तत्व हैं, उनकी आराधना, उनका दर्शन फिलॉसफी है। बंधुओं, ये जो सौंदर्य बोध है, इसमें हमने देखा कि दो चीज़ें हैं। एक है दर्शन, वो है धर्म। धर्म की अंतिम उच्चतम परिणति दर्शन है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी सभ्यता का हो, किसी भी जाति का हो। और जो दूसरा है वो है कर्म। ये जो धर्म और कर्म, इन दोनों का संयोग यहाँ बनता है, वहाँ भारतीयता आती है। जब हम सौंदर्य बोध की बात करते हैं तो वो दूसरे सौंदर्य बोध से अलग कैसे है, हमारी अपनी निजी पहचान कैसे बनती है। ये जो कर्म तत्व है, ये उसे विलक्षण देता है, एक व्यापक रूप देता है। ये जो कर्म है, ये मनुष्य का सृजनात्मक धर्म है। जो काम हम करते हैं वो कर्म साहित्य है, कला है, काव्य है, नाटक है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, चित्रकला है, जितनी भी सृजनात्मक गतिविधियां हैं वो सब कर्म में हैं। और कर्म का एक पक्ष और है, वह है हमारा आचार व्यवहार, हमारी नैतिकता, हमारे मानवीय मूल्य, वो इसके अंतर्गत हैं।
वो कर्म और धर्म को जोड़ने वाले उस दर्शन के आधार स्तंभ बन जाते हैं। ये हमारी भारतीयता, हमारी जो अपनी विशिष्टता है दर्शन की, वो है। बंधुओं, यहाँ तिवारी जी और अनूप जी और मैडम जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे संकोच होता है क्योंकि ये विषय मेरा नहीं है। मेरा ख्याल है अगर मैं कहीं भूल चूक कर रहा हूँ तो आप मुझे ठीक कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। ये जब हम बात करते हैं दर्शन की, सौंदर्य बोध की, तो ये सौंदर्य बोध हमारे सृजनात्मक कामों में कैसे आता है? यहाँ हमारी नाट्य शास्त्र की भूमिका बनती है, क्योंकि वो कर्म का विधान है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसका आध्यात्मिक पक्ष या दार्शनिक पक्ष नहीं है, उसमें वो भी हैं, ज़बरदस्त हैं, बहुत हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मनुष्य की आध्यात्मिकता है, यानी जो धर्म है, उसमें उसको और कर्म को, इन दोनों को संयोजित करने वाला संभवतः पूरी दुनिया में अकेला एक ग्रंथ है जिसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कहा जाता है। मैं जरा अब थोड़ा अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में हम सब लोग यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं। अब चारों वेदों से, ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से अभी हमने सुना गान, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस, उनको ग्रहण करके और पांचवें वेद की संज्ञा दी गई, पांचवा वेद बनाया। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पांचवा वेद कहलाता है। ये प्रथम अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है। अब देखिए जरा कि धर्म और कर्म किस तरह से भूमिका में ही भरत मुनि स्पष्ट कर रहे हैं। पहली बात ये, वो तत्व कौन से, आपसे टेलीफोन पे लंबी बात हुई थी शायद इसी पक्ष को लेकर के कुछ दिन पहले, और मेरे मन में ये विचार उस वक्त भी थे। ऋग्वेद से पाठ, तो मंत्र जो हैं वो शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। उसका उच्चारण हम कैसे करें, शुद्धता पूर्वक कैसे करें, ये तत्व हम ऋग्वेद से लेते हैं नाट्यशास्त्र में। यानी जो हमारे संवाद हैं उनको बोलने के, उनका वाचिक जो है वो इतना परिशुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में नाट्यशास्त्र में बहुत विस्तार से व्याख्या है वाचिक के बारे में। मैं अभी इतने विस्तार से नहीं जाऊंगा, संक्षेप में कहूँगा क्योंकि अभी हमें और भी लोगों को सुनना है। सामवेद से गान, सामवेद गान का शास्त्र है। सामवेद में गान मतलब जो मंत्र हैं उनको बोलने का जो तरीका है, शास्त्रीय तरीका, उच्चारण, उसके जो अर्थ हैं, मंत्रों के जो अर्थ हैं, जो मंत्रों के उनके जो मूल श्लोक हैं, उनके शब्दों के अर्थों को संगीतात्मक तरीके से व्याख्यायित करने का, उसे उसमें निबद्ध करने का वेद है। उसमें संगीत से संबंधित सारी चीज़ें हमें सामवेद में मिलती हैं। सामवेद से ही हमारा भारतीय संगीत वहीं से शुरू होता है, ऐसी मान्यता है। यजुर्वेद बड़ी विचित्र बात है। अब यजुर्वेद में जो आप लोग जानते हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं, अपने यहाँ दाक्षिणात्य और वाराणसी की दो पद्धतियाँ हैं मंत्रोच्चार की। जो वो मंत्र बोलते हैं तो उनके हाव भाव, इधर ऊपर नीचे, उन मंत्रों के साथ साथ उनके भाव, विचार, जो मुख्य उनकी मानवीय जो रूपाकार हैं वो स्पष्ट होते हैं। हाथों के जरिए, मूलतः हाथों के जरिए, अंगुलियों के जरिए, और फिर कंधे और कोहनी और मस्तक, आँखें और गर्दन, ये सारे के सारे मंत्रोच्चार में काम में आते हैं। यहाँ से भरत मुनि ने वो अभिनय वाले पक्ष को ग्रहण किया। अथर्ववेद से उन्होंने रस को ग्रहण किया,
कि वैसे तो उसमें औषधीय तत्व भी हैं, और रस शब्द का एक सामान्य शब्द अर्थ तो है किसी भी अच्छे पदार्थ का को निचोड़ करके बनाया जाने वाला द्रव्य, उसे अपन रस कहते हैं, आम रस या गन्ने का रस आदि। लेकिन यहाँ रस कैसी विलक्षण ध्वनि देता है, कैसी व्यंजना है। उस रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ब्रह्म को प्राप्त करने का सहोदर। तो ब्रह्मानंद क्यों नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्म को प्राप्त करने का अर्थ है आप एक शांत लोक में काम, सारे सांसारिक भावों से मुक्त होकर के ईश्वरीय आराधना में आप जब पूरी तरह से चिंतनशील हो जाते हैं, भूल जाते हैं सुख, भूल जाते हैं अपने आसपास के वातावरण को, तब ऐसी साधना की स्थिति में आप शांत रस को प्राप्त करते हैं। अगर वहाँ पहुँच गए तब तो नाटक नहीं हो सकता। नाटक तो मूलतः सारे भावों का संग्रह है। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, भरत मुनि, ये जो 8 और प्रशांत रस की, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते, लेकिन 8 रसों में उसको वो शामिल नहीं करते। ये जो 8 रस हैं जिन भावों से प्रकट होते हैं वो नाट्य का मूल तत्व है, नाटक को आनंदित करते हैं, करने वाले तत्व हैं ये 4। इन चारों को मिलाकर के उन्होंने 5वें वेद की रचना की। अब बंधु, ये बड़ी विचित्र बात है, जब ये 4 वेद थे ऑलरेडी तो 5वें वेद की रचना की जरूरत ही क्या? वो कहते हैं, नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि जो 4 वेद हैं ये तो जो परम विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषिजन हैं, उनके लिए है। सामान्य जन न तो वो इतने शुद्ध तरीके से वाचिक को या सात्विक भावों को प्रकट कर सकता है, न आंगिक भावों को प्रकट कर सकता है। तो सामान्य जन उससे वंचित न हो इतने बड़े सुख से। एक ऐसा वेद जो स्त्री, पुरुष, बच्चा, वृद्ध सभी जातियों के लिए खुला हो, सबके लिए आनंददायक हो, सब उसको ग्रहण करें और उसका व्यवहार करें, इसके लिए ये 5वां वेद। बंधु, एक बात और है, इसे नाट्यशास्त्र को मेरे पास समय बहुत कम है। 5वें वेद नाट्यशास्त्र को प्रयोग का शास्त्र कहा गया है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये जो शास्त्र है वो तो शास्त्र है, वो तो आयरन फ्रेम है, उसमें आप छूट नहीं ले सकते। जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें छूट ली तो आप पाप के भागी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी भी शास्त्र को। अगर आपको शास्त्र का पालन करना है तो उसकी विशुद्धता की रक्षा करनी है। और प्रयोग विरोधाभास है। अरे प्रयोग तो जैसा चला आ रहा है वैसा का वैसे ही अगर किया तो प्रयोग कहाँ हुआ? प्रयोग तो हमेशा नए से नया, कुछ भी आप करेंगे तो नया होगा। वो अनुकरण या पृष्ठ पेशन अगर हुआ तो प्रयोग नहीं हुआ। तो ये 2 चीज़ें परस्पर विरोधी, शास्त्र और प्रयोग। और वो बार बार कहते हैं इस शास्त्र के प्रयोग के लिए मैंने बहुत सारी बातें, ये एक विलक्षण बात है अपने नाट्यशास्त्र की। इस पर आप सभी लोग जो अपने भारतीय संस्कृति में थोड़ी रुचि रखते हो देखें। वो कहते हैं कि अभी मैं 2500 साल पहले उन्होंने लिखा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आज के लोक व्यवहार, आज की मानवीय साधना, आज के सामाजिक आचार विचार मर्यादा, उनके अनुकूल, उनसे जो मैं श्रेष्ठ तत्व ग्रहण कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में मनुष्य का आचरण, उसके मूल्य, उसकी सामाजिक पद्धति,
उसमें बहुत परिवर्तन होंगे। वो कल्पना कर रहे हैं 2500 वर्ष पहले। तो आने वाले समय में जो नाट्याचार्य हैं, अपने समय के अनुकूल जो नाट्याचार्य हैं, हम मेरे जैसे अनाड़ी या नौसिखिए नहीं, जो सचमुच जानते हैं, उनको अपने समय के अनुसार इसमें जो समाज की आवश्यकताएं जो नहीं कही जा सकी हों, उसमें समावेश कर लें। ये सारी बातें 4-5 जगह कहते हैं अलग अलग अध्यायों में, उसमें व्यवहार में भी। और अंत में 36वें अध्याय के अंत में तो इतना साफ साफ कि अभी जो कुछ मेरे सामने था उसका मैंने वर्णन कर दिया है, और अगर इसमें कुछ कहने से बच गया हो, न कहा जा सका हो, तो आने वाले समय में नाट्याचार्य इसमें वो तत्व जोड़ लें, ग्रहण कर लें। कमाल है ऐसा शास्त्र, इतनी आपको इतनी उदारता से इतनी छूट देने वाला शास्त्र, नाट्य शास्त्र। बंधुओं, अब मैं ज़रा संक्षेप में छोटी छोटी बातें, मैं अभी एरिस्टोटल की बात नहीं करूँगा, पाश्चात्य पद्धति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा। हमारा जो ये जो नाट्य शास्त्र है, इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं? वो जो सौंदर्य बोध की बात हमने की है ना, हम सारी चीज़ों को, विश्व के समस्त उपादान, उनको सुंदरतम रूप में रखने की चेष्टा करते हैं। ये नाट्यशास्त्र बताता है। और कैसे बताता है? देखिए, मैंने आपसे कहा रस, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स। अब श्रृंगार तो बहुत अच्छी चीज़ है, आनंद देने वाला है, और इसमें वात्सल्य को भी जोड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, वहाँ पर भी श्रृंगार है। मनुष्य के जितने उत्कर्ष वाले तत्व हैं उसे श्रृंगार में लेते हैं। श्रृंगार तो आनंद देगा ही देगा। हास्य, हास्य तो आनंद देगा ही देगा लाजमी तौर पे। ये करुण, ये समझ में नहीं आता। करुण तो शोक, इसका जो भाव है वो तो शोक है। शोक को आप प्रस्तुत कर रहे हैं मंच पर, तो दर्शक आनंदित कैसे होगा? वो तो शोकाकुल होगा। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तो भयंकर है, उसे देखे तो डरेगा। भयानक, ऐसा रूप जो जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं, तो दृश्य दिखलाया जाएगा मंच पर, तो वह आनंदित कैसे करेगा दर्शक को? बीभत्स, जुगुप्सा, घृणा, जैसे कोई मान लीजिए एक मनुष्य की मृतदेह है और गिद्ध या दूसरे लोग उस पर नोच रहे हैं, खा रहे हैं, उस दृश्य को देखेंगे आप। जो भट्ट नारायण भट्ट ने वेणी संहार में इस दृश्य का उल्लेख किया है, उसको देखेंगे तो आनंदित कैसे होगा दर्शक? ये पद्धति है नाट्यशास्त्र की, इसको जरा गौर से देखने की जरूरत है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं, उसे वैसा का वैसा प्रस्तुत नहीं करते। वो यथार्थवादी अवधारणा है, ग्रीक वेस्टर्न थिएटर की अवधारणा है। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा बहुत विस्तार से। वो पूरा का पूरा वो ग्रीक सोफोक्लीज, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का तो पोइटिक्स है, ग्रीक, एस्काइलस, यूरोपिडीज, तीनों के तीनों जो महान नाटककार हैं, ट्रेजेडीज। शेक्सपियर ने कॉमेडीज भी लिखी है, लेकिन ही इज किंग ऑफ ट्रेजेडीज। इधर के बाद के नाटकों में हम देखें तो चाहे टी.एस. एलियट हों, होमर से लेकर के, और फिर आप बर्नार्ड शॉ, गोर्की, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, इन सारे, इब्सन, इन सब लोगों के नाटकों को देखें तो वो ट्रेजिक नाटक है। अंत उनका मृत्यु में होता है। बंधुओं,
ये जो मृत्यु वाला प्रसंग है, ये किस तरह हमारे सौंदर्य बोध और हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ बताएं? भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? बोले पंडित जी, बताएं, जोर से बात बोले। अष्टमी तिथि। हम सब जानते हैं, संकोच कर रहे थे। कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन ही तो हम कृष्ण भगवान का। अच्छा, राम का जन्म कब हुआ? नवमी, चैत्र नवमी, रामनवमी। अब वो तो उनके माता पिता थे, भाई बंधु थे, उनका जन्म हुआ तो उनकी मृत्यु भी हुई होगी। कृष्ण की मृत्यु कब हुई? राम की मृत्यु कब हुई? हम इसलिए नहीं जानते कि हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे सौंदर्य बोध के अनुसार हम शोक की चीजों को ध्यान में ही थे। हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी है। हर एक चीज को हम आनंद पूर्वक मनाना चाहते हैं। विश्व का जो भी कर्म है उसको हम आनंद से, उत्साह से और उत्सव के तरीके से मनाना चाहते हैं। ये तत्व हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, उसको आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अब ये जो करुण वाली बात कर रहे थे, ये बात कह के मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी सुने और समय हो रहा है। करुण, मैं मान लीजिए मुझे एक सूचना मिली, अभी अचानक कोई आता है और कागज़ में लिखा हुआ है कि मेरे बहुत आत्मीय जन की, मेरी माता या मेरे पिता या बहुत ही आत्मीय जन जिनकी मैं बहुत श्रद्धा करता था और अनन्य थे, उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब ये तो प्रसंग बड़ा मेरे लिए तो बहुत ही व्याकुल कर देने वाला होगा, और मैं सचमुच उसको देख करके नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, करो कि ये झूठ है। मैंने ये अभिनय किया। क्या आप शोकाकुल हुए? क्या आपके मन में उसी तरह का दर्द, जिस तरह का मैंने अभिनय करने की कोशिश की, वैसा भाव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अभिनय कर रहा हूँ। मैंने पहले बता दिया अच्छी तरह। तो ये जो मेरा दुख है, ये वास्तविक दुख नहीं है, मैं इसका अभिनय कर रहा हूँ। नाट्य शास्त्र बार बार ये कहता है कि आप यथार्थवादी तरीके से अभिनय कर ही नहीं सकते, आपको प्रतीकात्मक तरीके से करना होगा। आपका जो अभिनय है उसमें संगीतात्मकता, लयात्मकता यह आवश्यक है। इसलिए हमारे जो नाटक हैं वो पूरी तरह से काव्यात्मक हैं, दृश्य काव्य हैं। ऐसा दृश्य जो काव्य की तरह से आनंद, आप दृश्य देख रहे हैं और काव्य का आनंद ले रहे हैं, या ऐसा काव्य जिसे पढ़ना है उसमें इतनी दृश्यात्मकता है कि वो आनंदित कर रही है। ये दृश्य काव्य हमारा नाटक है। परंतु हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी ये जो विरासत है इसको हमने भुला दिया है। मैं अंत में एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूँगा। हमारी संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य, आप जानते हैं, ये भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, ये कुचिपुड़ी है, ये कथक है, ये कथकली है। बहुत अच्छी तरह से, और उसने अपना वर्चस्व सारे संसार में बनाए रखा है।
और इसी तरह हिंदुस्तानी म्यूजिक, उसमें बहुत सारी अवधारणा, कुछ शाखाएं प्रशाखाएं भी है, रविंद्र संगीत भी है, ठुमरी दादरा भी है, लेकिन जो भारतीय तत्व हैं उनकी पूरी तरह से रक्षा है। शास्त्रीय तत्व जो है हमारे नाटक में क्या हुआ, एक भी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के आरंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर, दो व्यक्ति बहुत कम फासले पर उन्होंने दोनों अपने उस के बारे में लिखा भी है। भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से और रविन्द्रनाथ ने रंगमंच शीर्षक से, जिसमें उन्होंने भारतीय नाट्य शास्त्र की बात की है। और उनके सारे नाटक देखें आप, काव्यात्मक हैं, लयात्मक हैं और संगीतात्मक थे। उसको आप गद्य की तरह से कर ही नहीं सकते। फिर क्या हुआ, ये विषय आप लोगों को शोध करने का है। 800 साल में वो हमारा जो शास्त्रीय नाटक था वो गायब हो गया। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत तो किसी तरह बचे रहे। आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि हमारे जो अग्रज थे उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न नहीं किए। मैंने टैगोर और भारतेंदु का तो नाम लिया, वी राघवन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कपिला वात्स्यायन, आद्य रंगाचार्य, अनेक लोगों ने इस बात में सैद्धांतिक पक्ष से इस बात को पुनर्प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। लेकिन ताज्जुब की बात है कि खासतौर से हिंदी प्रदेश में एक भी नाटक आप बता दें जो गद्यात्मक नहीं हो, नाट्य शास्त्रीय अनुशासन के अनुरूप हो। धर्मवीर भारती का अंतायुग, वो भी मूलतः आकाशवाणी के लिए लिखा गया था। इसके अतिरिक्त हिंदी में मोहन राकेश हों, सुरेंद्र वर्मा हों, जितने भी श्रेष्ठ नाटककार हैं, इंक्लूडिंग जयशंकर प्रसाद, सरप्राइजिंग। जरा गौर कीजिए उनकी भाषा क्या है, वो शेक्सपियर से अनुप्राणित है। ऐसा क्यों हुआ? और आज हमारा दायित्व क्या है? अगर सचमुच हम नाट्य शास्त्रीय परंपरा की तरफ देखना चाहते हैं तो देखें कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे जैसे बूढ़े लोग, हमें मतलब मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और दुर्भाग्यशाली भी कि कमलेश दत्त त्रिपाठी जैसे व्यक्ति, महान मनीषी, मेरे गुरु, उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मैं नई पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाया। जो मैं बात कह रहा हूँ उसको व्यावहारिक पक्ष में, प्रयोग पक्ष में मैं ला नहीं पाया। बंधुओं, मेरा निवेदन ये है कि जो मैं काम अपने जीवन में नहीं कर पाया उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। आप में से 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ऐसी मैडम हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। नियमित रूप से जरा देखिए तो कितना ज़बरदस्त हमारे पास विशाल भंडार है संस्कृति का, जिसमें दर्शन भी है, मानव आचार व्यवहार भी है, नैतिकता, वो मूल्य भी हैं, आज की अवधारणाएं, उन सब को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त उसकी तरफ दें तो आने वाले समय में हो सकता है 50 साल लग जाए, समय लग जाए, लेकिन वो जो अपना नाट्य शास्त्र का रंगमंच है वो निश्चित है पुनर्प्रतिष्ठित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।